नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया आखिरकार गिरते पड़ते कन्नौज पहुंच गए। नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। 2 दिन पहले ही अभी अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन की घोषणा हुई थी और कल तक राम गोपाल यादव से लेकर नीचे तक समाजवादी पार्टी के सब नेता कह रहे थे कि कन्नौज से तेज प्रताप यादव ही लड़ेंगे। अचानक रातों रात क्या हुआ? जो भी हुआ हो, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का कहना है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी। तो क्या कार्यकर्ताओं की 24 घंटे पहले मांग नहीं थी? इससे पहले क्या कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कन्नौज के कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ें? तो कन्नौज से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी एक हताश और आत्मविश्वास की कमी से भरे हुए नेता का नॉमिनेशन है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का लड़े, चाहे लोकसभा का लड़े या कोई और चुनाव लड़े, तो पार्टी की ओर से जो उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, पहली सूची में पहला नाम पार्टी के अध्यक्ष का होता है। और समाजवादी पार्टी लगभग कन्नौज को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। उसके बाद भी कन्नौज से भी पहले उनका नाम नहीं घोषित किया गया। पहले तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया, उसके बाद जो है अचानक उनको हटाकर, और ये कोई एक जगह नहीं हुआ। कम से कम 9 चुनाव क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट 1 बार, 2 बार, 3 बार तक बदले हैं। ये इससे पता चलता है कि कोई सुनियोजित रणनीति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऊहापोह की स्थिति में है कि चुनाव लड़े या न लड़े, लड़े तो कितना लड़े, कहाँ लड़े और किन लोगों के बूते पर लड़े। ये सब लेकर जो है न तो वो अपने सामाजिक आधार के प्रति आश्वस्त है और न ही जो है अपने नेता के प्रभाव के प्रति आश्वस्त है। कन्नौज से अखिलेश यादव सबसे पहली बार सन 2000 में लोकसभा सदस्य बने थे। 1999 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव जीते थे। मुलायम सिंह यादव संभल से भी चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों से जीत गए थे। तो संभल की सीट को उन्होंने रखा और कन्नौज की सीट से इस्तीफा दे दिया। वहाँ से अखिलेश यादव बाई इलेक्शन में जीत कर आए थे। उसके बाद 2004 में जीते, 2009 में जीते और 2014 में जीते। 2019 में कन्नौज से उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाया। और आपको याद है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, उसमें आरएलडी भी शामिल थी। हालांकि कन्नौज के लिहाज से आरएलडी का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन सपा बसपा का गठबंधन होने के कारण और जिस तरह से कन्नौज की सार्वजनिक सभा में डिम्पल यादव को मजबूर किया गया एक तरह से कि वो मंच पर जाकर मायावती के पैर छुएं, और डिम्पल यादव ने उनके पैर छुए इस उम्मीद में कि उनको दलित वोट मिलेगा। लेकिन कन्नौज क्या, पूरे प्रदेश में दलित वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जिन 36 सीटों पर लड़ी उसमें से सिर्फ 5 पर जीती, और उन 5 में कन्नौज का नाम नहीं था। डिम्पल यादव करीब लगभग 12,500 वोटों से भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई। तो ये गठबंधन के बावजूद और मायावती के सामने इतना झुकने के बावजूद जीत नहीं मिली। इस बार मुश्किल और ज़्यादा है। मुश्किल इसलिए ज़्यादा है कि इस बार जो है गठबंधन नहीं है, मायावती का साथ नहीं है। वैसे भी साथ काम नहीं आया, लेकिन साथ होता तो एक माहौल का असर होता है। इससे एक वातावरण बनता है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो ये उम्मीद बनी रहती है कि दोनों एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफ़र करेंगे। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार तो गठबंधन ही नहीं हुआ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक फ़ायदे की बात ये हुई है कि असीम अरुण जो है वो कन्नौज से सुरक्षित सीट से विधानसभा के सदस्य हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं।
वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी रह चुके हैं और उनका कन्नौज में अच्छा खासा जनाधार है, वहीं के रहने वाले हैं। तो उनका प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार सुब्रत पाठक के बहुत काम आने वाला है। तो जाटव वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को कन्नौज में मिल सकता है, दलित वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही है। दूसरी बात यह है कि 2019 में शिवपाल यादव पार्टी से भी बाहर हो गए थे और परिवार से भी बाहर हो गए थे। उन्होंने डिम्पल यादव को हराने में बड़ी बड़ी मेहनत की थी। इस बार वो पार्टी के साथ हैं और परिवार के भी साथ हैं, लेकिन दूसरी दिक्कत आ गई है। वो उनकी प्रायोरिटी जो है, उनकी प्राथमिकता अपने बेटे को चुनाव जिताने की है। उनका बेटा संभल से चुनाव लड़ रहा है और उसको जिताने के लिए वो वहीं पर एक तरह से कैंप कर रहे हैं। और परिवार के दूसरे सदस्य धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि डिम्पल यादव खुद चुनाव लड़ रही मैनपुरी से, तो उनके लिए भी कैंपेन करना कन्नौज में मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। 2019 की तुलना में समाजवादी पार्टी का यहाँ से जीतना और कठिन है और अखिलेश यादव की ये अग्नि परीक्षा है। ये 5वां चुनाव हो रहा है विधानसभा और लोकसभा का मिलाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और अखिलेश यादव ये चुनाव, उनकी पार्टी तो हार जाएगी ये तो तय नज़र आ रहा है, लेकिन अगर वो अपना चुनाव भी हार जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी। खास तौर से उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी नेतृत्व की क्षमता को सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और यही मौका है, यही बात है जिसको सबसे ज़्यादा, जिसका इंतज़ार बहुजन समाज पार्टी को है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और मायावती दोनों की ये भरपूर कोशिश होगी कि किसी तरह से अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव हार जाएं। तब बहुजन समाज पार्टी को ये अवसर मिलेगा कि वो अपने को प्रदेश की राजनीति में नंबर 2 की स्थिति में प्रक्षेपित करने की या अपने को पेश करने की कोशिश करे। और मायावती का इस चुनाव में यही लक्ष्य है कि बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह नंबर 2 की पार्टी बनाना है। मायावती इसमें सफल होंगी नहीं होंगी पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा जुआ खेला है। उनको समझ में आ गया कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी पार्टी की बहुत बुरी दशा होने वाली है। और ये जो परसेप्शन बन रहा था कि वो चुनाव से भाग रहे हैं, ये नॉमिनेशन उन्होंने उसी परसेप्शन को दूर करने के लिए किया है कि वो चुनाव से भाग नहीं रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में निराशा थी कि पार्टी का मुखिया ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव मैदान से भाग गया है। इस परसेप्शन को दूर करने के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अखिलेश यादव ने इतना बड़ा जुआ खेला है, इतना बड़ा रिस्क लिया है। अखिलेश यादव आए हैं तो गठबंधन के दूसरे दल के नेता भी, यानी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बात की संभावना है कि 26 तारीख की शाम को, जैसा मैंने पहले कहा था, या 27 की सुबह राहुल गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा होगी अमेठी से चुनाव लड़ने की। अमेठी में अखिलेश यादव उनकी कितनी मदद कर पाएंगे इस पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी की लड़ाई कैसी होगी। अब लगभग तय लग रहा, 17 सीटें मिली हैं गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को, बाकी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। अमेठी और रायबरेली से नहीं घोषणा हुई है। तो ये साफ है कि अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति रायबरेली से लड़ने वाला होता तो अब तक उसके नाम की घोषणा हो गई होती। अब तक घोषणा नहीं होने का मतलब है कि दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा। हालांकि इन दोनों में बदलाव भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इसकी संभावना अभी कम लगती है। तो वायनाड से भागकर राहुल गांधी फिर से अमेठी आ रहे हैं इस उम्मीद में कि वो अपना जो पारंपरिक गढ़ है रायबरेली और अमेठी का, उसको बचा सके। उनकी मां रायबरेली का चुनाव मैदान छोड़कर जा चुकी हैं, राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं। लेकिन अगर अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ते या गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ता है तो इसका असर केवल इन 2 चुनाव क्षेत्रों में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा।
ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है और राहुल गांधी और गांधी परिवार को भी समझ में आ रही है कि वो अमेठी और रायबरेली से भागना अफोर्ड नहीं कर सकते। हारना तो शायद अफोर्ड कर लें, क्योंकि हो सकता है वायनाड से वो लोकसभा में पहुंच जाए तो कुछ दिन बाद उसकी चर्चा बंद हो जाएगी अगर लोकसभा पहुंच जाएंगे तो। लेकिन अगर अमेठी से चुनाव लड़ते ही नहीं, उसके लिए उनको अगले पूरे 5 साल तक सुनना पड़ेगा कि वो चुनाव मैदान से भाग गए। इससे जो डिमोरलाइजेशन होगा कांग्रेस पार्टी में दूसरे राज्यों में, उसका बचाव करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए राहुल गांधी अमेठी से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसकी प्रबल संभावना है और फिर कह रहा हूँ कि 26 की शाम को या 27 की सुबह इसकी घोषणा हो सकती है। और प्रियंका वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की रायबरेली से संभावना पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंडी गठबंधन की 2 पार्टियां, उनके शीर्ष नेता, दोनों में आत्मविश्वास की बड़ी कमी नज़र आ रही है। एक ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरा है और दूसरे के बारे में भी लगभग यही उम्मीद है कि 3 मई को अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 से 3 मई के बीच में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद 20 मई को इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में चुनाव है, जबकि कन्नौज में 13 मई को मतदान है। ये इंडी गठबंधन के उत्तर प्रदेश के इन 2 नेताओं की स्थिति ये है कि ये चुनाव मैदान से भागते भागते इनको इनके कार्यकर्ता लौटा कर जो है चुनाव मैदान में वापस आए हैं। ये दोनों ही रिलक्टेंट नेता हैं, चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प जब नहीं रह गया तब ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब देखिए उसका नतीजा क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।